Hi guys, welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is class 4th, not 4th, class 7th on equality. मैं इस लेसन के ये लेसन फर्स्ट है ऑन इक्वालिटी क्लास 7th के लिए इसके 3 वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं। आज ये लेसन और होने पे है। जो इस चैनल पे आज नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि पहले उन वीडियो को देखें जो मैंने इस लेसन के पढ़ा दिए हैं, बाद में इसे देखें। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। हम इस लेसन में पढ़ रहे थे इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब सभी लोग समान होना। लगभग अभी पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को अपना लिया गया है, फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी है। लॉ के अकॉर्डिंग इन फ्रंट ऑफ लॉ वी आर इक्वल, बट सामाजिक अवधारणा के साथ साथ में सामाजिक अवधारणा में लोगों को असमान माना जाता है। अभी तक ये पूरी तरह से डिमोलिश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुई है असमानता। जो हमारे रूढ़िवादी परंपरा थी, सामाजिक परंपरा थी, छूत छूत को मानना, अपर कास्ट लोअर कास्ट को मानना, है ना, वो अभी तक फिनिश नहीं हुई है। फिर भी गवर्नमेंट इसको लॉ के माध्यम से फिनिश करना चाहती है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी ये फिनिश भी हो जाएगी, ये डिमोलिश भी हो जाएगी। आज हम इस लेसन में आगे पढ़ते हैं किस तरह से गवर्नमेंट के प्रयास जो हैं इस तरह की असमानता को खत्म करने के लिए कारगर सिद्ध हुए। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया गया, was the first state in India to introduce this scheme। दिस स्कीम का मतलब है मिड डे मील स्कीम। हमने इसके पहले पढ़ा था, हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा था, मिड डे मील के बारे में बता रहा था। सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च करने का कार्य तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया in 2001। The Supreme Court asked all state governments to begin this program in their school within 6 months। और यहाँ से तो तमिलनाडु में इसकी प्रोग्रेस को देखा गया, जब यह सक्सेस हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से कहा गया कि ये इस प्रोग्राम को 6 मंथ के अंदर अंदर शुरू किया जाए सभी स्कूलों के अंदर। मिड डे मील का मतलब समझते होंगे, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इंटरवल के टाइम में बच्चों को खाना स्कूल की तरफ से दिया जाता है ना। तो ये इसलिए अब ये देखना कि क्यों दिया जाता है, अब ये समझ में आएगा हमें। दिस प्रोग्राम हैड had many positive effects। इसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव भी हुए। These include the fact that more poor children have begun enrolling। इससे और ज्यादा गरीब बच्चे जो थे स्कूल आने लग गए। रेगुलर अटेंडिंग स्कूल, रेगुलरली स्कूल को अटेंड करने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट earlier children would often go home for lunch and then not return to school। टीचर्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि पहले जो बच्चे थे इंटरवल के समय घर खाना खाने जाया करते थे लेकिन वो वापस नहीं लौटते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील being provided in school their attendance has improved। लेकिन अब स्कूल में ही मिड डे मील प्रोवाइड की जाने लग गई है तो उससे स्कूल में ही बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव हो गई है। तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट। अभी बहुत सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये है कि बच्चों की अटेंडेंस इंप्रूव हुई है, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है इससे मिड डे मील की वजह से। आगे हम पढ़ते हैं। देयर मदर्स, जो गरीब बच्चे थे उनकी माताओं के लिए, देयर मदर्स हु अर्लीली हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रंस। पहले उनकी मदर्स को बच्चों के खाने के लिए अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ता था, सुबह जल्दी उठ उनके नाश्ता बनाना पड़ता था, सब इंटरवल में जब बच्चे आते उनके खाना बनाना पड़ता था। तो उनके कार्य भी बाधित होते थे क्योंकि सभी लोग वर्किंग क्लास से थे, है ना। जो बाहर काम पे चले जाया करते थे, इंटरवल में बच्चा कब आएगा, कब खाना खाएगा, कैसे खाना खाएगा, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां उनकी मदर्स को उठानी पड़ती थी। लेकिन अब जब मिड डे मील शुरू हो गया है तो वो भी उनको भी इस काम से ज़्यादा बोरियत नहीं रही है। देयर मदर्स हू अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रंस एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। पहले उनको घर में रुकना पड़ता था बच्चों को खाना खिलाने के लिए, अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। दिस प्रोग्राम का मतलब मिड डे मील प्रोग्राम has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper class children इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। अब जो अपर क्लास और लोअर क्लास का जो जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो काफी कम हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो गया है क्योंकि सभी
कैटेगरी के बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, सभी कम्युनिटी के लोग एक ही साथ खाना खाते हैं। इनको सर्व करने वाला एक ही वुमन है। हो सकती है कि ये लोअर क्लास से क्यों ना हो। तो जो कास्ट सिस्टम जो था, वो बॉटम लेवल से इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाओं को डेवलप नहीं किया जा रहा है, डेवलप होने से रोका जा रहा है, जिससे बच्चे ही जब डिस्क्रिमिनेशन को नकार देंगे, तब शायद आगे आने वाले जनरेशन के अंदर ये बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। सो इस तरह से मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो कास्ट सिस्टम को रिड्यूस करने में भी काफ़ी कारगर साबित हुआ। हमने पढ़े हैं, इससे एडमिशन की संख्या बढ़ी, अटेंडेंस बढ़ी और कास्ट सिस्टम जो है उसको रिड्यूस हुआ। एंड इन क्वाइट ए इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, कई स्थानों पर तो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक मील। कई स्थानों पर तो दलित वुमेन को खाना पकाने के लिए रखा गया। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। और चौथा जो इसका फायदा है, वो हंग्रीनेस जो थी उसको कम किया गया। भूख जो जो भूखमरी हुआ करती थी उससे वो कम हो गई। who often come to school and can't concentrate because their stomach was empty। भूख की वजह से पहले बच्चे स्कूल नहीं आया करते थे और स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया करते थे, क्योंकि उनका पेट भूख से दर्द किया करता था या वो भूख मरे हुआ करते थे, भूखे हुआ करते थे। सो मिड डे मील से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन बढ़ी, एनरोलमेंट बढ़ा और बच्चों की एजुकेशन की परसेंटेज बढ़ी। इससे अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी अपने आप ही खत्म हो, जब पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, कास्ट सिस्टम जो है वो भी खत्म होने लग जाएगा। पढ़ते हैं, while government programs play an important role in increasing equality। इससे क्या आया? इक्वालिटी आई, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं, एक ही वुमन का खाना पकाया हुआ खा रहे हैं, एक ही क्लास में बैठ रहे हैं, तो इक्वालिटी आई। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करने को बाकी है। while the midday meal program has helped increase in enrollment and attendance of the poor children in school, there continues to be big difference in our country between schools that rich attend and those the poor attends। अब इससे जो कि पहले बहुत ज़्यादा अंतर हुआ करता था गरीब अमीर बच्चों के बीच में स्कूल को अटेंड करने में, वो भी डिफरेंस मिटने लग गया है। इवन टुडे देयर आर सेवरल schools in the country in which Dalit children like ओम प्रकाश वाल्मीकि, हमने पहले पढ़ा था, are discriminated against, treated unequally। जैसे वो लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि को हमने पढ़ा था, एक मिस्टर अंसारी को हमने पढ़ा था, है ना? तो जिनको लोअर क्लास से होने की वजह से उनके साथ अलग तरीके से बिहेवियर किया गया था, वो भी इसी तरह के बिहेवियर अब कम होने लग गए हैं। पढ़ते हैं, these children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। और पहले जो दलित फैमिली से बच्चे थे उनको इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाया जाता था जिनसे उनकी डिग्निटी प्रभावित होती थी, उनकी रिस्पेक्ट जो थी प्रभावित होती थी, उनको नॉट रिस्पेक्टेड माना जाता था। बचपन से उनके साथ इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया जाता था जिससे कि वो उनमें ये चीज़ें बैठ जाया करती थी। दिस इज़ बिकॉज़ पीपल रिफ्यूज़ टू थिंक ऑफ देम एज़ इक्वल। इससे लोग उनको अनइक्वल कंसीडर करने लग जाते थे, एंड इवन दो लॉ रिक्वायर्स इट। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज टू चेंज वेरी स्लोली। एक इसका प्रमुख कारण ये है कि इसके प्रति लोगों की अवधारणाएं बहुत धीरे-धीरे चेंज होती है ना? इवन दो पर्सन्स आर अवेयर, हालाँकि लोग जागरूक हैं, लोग चाहते भी हैं भेदभाव नहीं करें, लेकिन सामाजिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती है, उन्हें से करना पड़ता है। दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली इन बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज़ दे आर वुमन। या तो वुमन है, या वो इकोनॉमिक स्टेटस में अच्छा नहीं है, या वो डिसेबल्ड है, या अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, इसलिए उनके साथ अलग तरह से बिहेव किया जाता है। लेकिन ये धीरे-धीरे पूरा होगा। इक्वालिटी तब भी आएगी जब दोनों तरफ के लोग जो हैं इक्वल होंगे, दोनों तरफ के लोग इसका पालन करेंगे, है ना? डिस्क्रिमिनेटेड होने वाला भी इसका विरोध करेगा और डिस्क्रिमिनेशन करने वाला भी इसका विरोध आगे हम और बढ़ते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट, अब लोग विश्वास करने लगे हैं दैट नो वन इज इन्फीरियर, कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कोई भी आदमी किसी से इन्फीरियर नहीं है, किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, हर आदमी को डिग्निटी के साथ में ट्रीट किया जाना चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड
एटीट्यूड्स कैन चेंज, जिससे कि प्रेजेंट का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज द कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड वन इन विच individuals as well as various community in India contribute to, and you will read more about this इन दिस बुक। अब आप इसके बारे में डेमोक्रेटिक देश की इक्वलिटी का जो रूल है, जो स्ट्रगल जो है वो अभी भी जारी है, उसमें सरकारें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। डॉक्टर अम्बेडकर एक लोअर कास्ट से बिलोंग किया करते थे, लेकिन उन्होंने भी एक बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया था, है ना? इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट वंस सेल्फ रिस्पेक्ट, कि अम्बेडकर कहते हैं कि किसी आदमी के सेल्फ रिस्पेक्ट को मार करके जीना उस आदमी के लिए बहुत ही महंगा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। विदाउट इट, इसके बिना मैन इज साइफर टू लिव वर्दली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। यदि आदमी डिग्निटी के साथ में रहता है, रेस्पेक्ट के साथ में रहता है, तो वो परेशानियों से उबर सकता है। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड ceaseless struggle alone that one derive strength, confidence and recognition। इनइक्वलिटी की वजह से आदमी को स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन से अलग कर दिया जाता है। मैन इज मोर्टल, Every everyone has to die someday or other, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life। सभी लोग इक्वल हैं, सभी मरणशील हैं, एक दिन मर जाएंगे, मेरे साथ कहते हैं। तो सभी लोगों को अपने जीवन, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के क्षेत्र में और ज्यादा के माध्यम से और ज्यादा ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के चांस मिलने चाहिए। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल for a brave man than to live life avoided of self respect। और एक ब्रेव आदमी के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट से हीन जिंदगी जीना इससे ज्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण, डिसग्रेसफुल कुछ नहीं हो सकता, ऐसा अम्बेडकर कहते हैं। तो यहाँ उन्होंने ये कहा है कि डिग्निटी सबसे इम्पोर्टेंट है। हर आदमी की अपनी अपनी डिग्निटी होती है, हर आदमी का अपना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। सभी लोगों को अपने रेस्पेक्ट को मानना चाहिए, अपने रेस्पेक्ट को, सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना चाहिए, ताकि वो एक बहुत ही सुंदर जीवन जी सकें। आगे हम पढ़ते हैं, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी, अब इंडिया के डेमोक्रेटी की बात हमने की, और भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहाँ इक्वलिटी के रिगार्ड में क्या क्या इश्यूज हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। यू आर प्रोबेबली वांटिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी। आपने जैसे अभी तक लेसन पढ़ा तो आपको आया, समझ में आया होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है जहाँ इनइक्वलिटी है, बाकी देशों में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी इनइक्वलिटी लगभग सभी देशों में व्याप्त है। हम देखते हैं, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर द इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अभी भी वहाँ कई देशों में इनइक्वलिटी के संबंध में जो स्ट्रगल है वो एग्जिस्ट है। द ट्रूथ इज दैट मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यू ऑफ द इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इश्यू। अभी भी उन देशों में इक्वलिटी एक ही इश्यू बना हुआ है, विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। सो फॉर एग्जांपल, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब है अफ्रीका के लोग थे जो अमेरिका जाकर के सेटल हो गए थे और वहीं के परमानेंट निवासी बन गए थे, है ना। whose ancestor were slave, जिनके ancestor पूर्वज पहले दास हुआ करते थे। who were brought over from अमेरिका, जिनको अफ्रीका से अमेरिका वर्क लेबर के रूप में लाया गया था, लेकिन वो लंबे समय तक वहीं रहने लगे और वहीं के निवासी बन गए। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे एज लार्जली इनइक्वल, वो आज भी वहां पर अनइक्वल लाइफ को जी रहे हैं। दिस डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मोमेंट इन द लेट 1950 टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। और इसके संबंध में 1950 के अंदर अमेरिका में एक मूवमेंट हुआ, जिससे अफ्रीकन लोगों को अमेरिकन की इक्वल राइट देने का एक मूवमेंट चला। ये क्या था कि और प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन, इससे पहले 1950 से पहले अफ्रीकन अमेरिकन वर treated extremely unequally in the United States and denied equality through the law। लॉ के माध्यम से भी, कानून में भी इनके लिए भेदभाव था, कानून भी इन्हें इक्वल नहीं मानता था।
1950 से पहले की बात है ना? इंडिया के अंदर तो लॉ तो सबको इक्वल मानता है ना, वहाँ तो लॉ भी ऐसा बना हुआ था कि वो उनको इक्वल नहीं मानते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, व्हेन ट्रैवलिंग इन द बस, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस। जब भी बस में ट्रैवलिंग करते, या तो उनको पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ता था, किनको? अफ्रीकन लोगों को। सिट एट बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर ए व्हाइट पर्सन विश टू सिट। या फिर जब भी व्हाइट पर्सन बैठना चाहता तो उनको वो सीट खाली करनी पड़ती थी। रोसा पार्क, ए वुमन वाज ए अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन वुमन। रोसा पार्क की महिला का नाम है। टायर्ड फ्रॉम लॉन्ग डे वर्क एट वर्क, के काफ़ी लंबे लंबे पूरे दिन कार्य करने की वजह से थक गई थी। शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप हर सीट ऑन बस टू अ व्हाइट मैन। एक दिन उसने व्हाइट आदमी के लिए अपनी सीट खाली करने से इनकार कर दिया। ऑन दिसंबर 1 1955 पे, a refusal that they start a huge agitation against the unequal law ways in which अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड। उसी दिन से अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ इनइक्वालिटी के रिगार्ड में, व्हिच केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट, जो बाद में सिविल राइट मूवमेंट के रूप में जाने लगा। सो इस तरह से हुआ। ये वुमन कौन थी? इस तरह से ये वुमन थी। इस वुमन ने यहाँ से उठने से मना कर दिया, तो व्हाइट पर्सन को पीछे बैठना पड़ा। इसी दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ। आगे हम और पढ़ते हैं। द सिविल राइट्स मूवमेंट राइट एक्ट, ये थोड़ा सिविल राइट मूवमेंट एक्ट होगा। इन 1964 प्रोविटेड, ये एक नया कानून वहां बना था 1964 के अंदर। 1950 से आंदोलन शुरू हुआ, 14 साल के बाद में वहां कानून बना। इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा। प्रोविटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन्स एंड नेशनल ओरिजिन्स, कि इसमें ये कहा गया कि जाति, धर्म और राष्ट्र या देश के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव करना कानूनी अपराध है। नेशनल ओरिजिन का मतलब है कि अमेरिकन लोग, अफ्रीकन लोग, है ना, इंडियन लोग, इसके आधार पर, देश क्षेत्रता के आधार पर विरोध करना, भेदभाव करना अपराध माना गया। इट ऑल्सो स्टेटेड, ऐसा भी उसमें कहा गया, that all schools would be open to African American children। फिर उसमें ये भी कहा गया, पहले अफ्रीकन बच्चों के लिए स्कूल अलग हुआ करती थी, अमेरिकन के लिए अलग हुआ करती थी, लेकिन इस नियम के माध्यम से सभी बच्चों के लिए एक समान स्कूलें खोल दी गई। that they would no longer have to attend separate school specially set up for them। उस दिन से उनको अलग से स्कूल अटेंड करने की आवश्यकता नहीं रही। However, despite this, the majority of African American continue to be among the poorest in the country। आज भी अमेरिका के अंदर अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वो पुअर कंसिडर किए जाते हैं, उनके साथ अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी आपने मंथ ऑफ मई और अप्रैल के अंदर देखा होगा, एक व्यक्ति की मौत एक व्हाइट पुलिस वाले ने अपने घुटने से गर्दन पे घुटना डाल के कर दी थी। इसके लिए वहाँ पर काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ, है ना? ब्लैक मैटर्स के नाम से। और अमेरिका में नहीं, सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ, क्योंकि सभी यूरोपियन कंट्रीज़ में ब्लैक को थोड़ा लो कंसीडर किया जाता है, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। The majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। Most African American children can only afford to attend the government school। सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में अफोर्ड कर सकते हैं। दैट दे हैव फ्यूअर फैसिलिटीज, और उनको कम फैसिलिटी मिलती है। द पुअर क्वालिटी क्वालिफाइड टीचर एज कम्पेयर टू द वाइट स्टूडेंट्स। वाइट स्टूडेंट्स की बजाय उनको कम क्वालिफाइड टीचर दिए जाते हैं, who either go to the private schools or live in area where the government school are so highly rated as possible। इस तरह से अमेरिका के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना अभी तक है ना? ये धीरे-धीरे फिनिश होती है। आगे हम और बढ़ते हैं। ये आर्टिकल वहाँ लिखा गया था, जब संशोधन किया गया 1964 के अंदर, क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना? ये कहा गया कि जाति, धर्म, स्थान के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। इसके पहले पॉइंट में लिखा गया है, द स्टेट का मतलब कंट्री है, shall not discriminate against any citizens on ground only of religions, race, state, sex, place of birth, or any of them। No citizen shall, on the ground of any religion, race, caste, sex, place of birth of any of them, be subject to any disability or liability
रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, है ना? किसी भी तरह इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक्सेस टू शॉप, इन लोगों को सभी दुकानों पर पहुँचने की आज़ादी होगी, पहले ऐसा नहीं था। ब्लैक लोगों के लिए अलग से मार्केट हुआ करता था, व्हाइट के लिए अलग से मार्केट हुआ करता था। पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, roads, places of public resort maintained wholly or partly without a state fund or dedicated to the use of the जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए जो कुछ भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी, उनको सभी लोगों के लिए इक्वली यूज करने का अधिकार इस आर्टिकल 15 के माध्यम से दे दिया गया। इस तरह से अमेरिका के अंदर 1964 में ये लॉ लाया गया, उसमें इंडिया में भी आ गया था। फिर भी आज भी काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी का माहौल है। आगे हम बढ़ते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमने ये लेसन पढ़ा, लेसन ओवर होने की ओर है। अब हमने ये देखा कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्रीज तो है, लेकिन फिर भी उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे क्या है उसके सामने चुनौतियां हैं। वो कौन कौन सी है? जैसे इनइक्वलिटी हमने देखी कि लॉ में तो सब लोग इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, फिर भी सामाजिक अवधारणा में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कोई भी देश को पूर्णतः डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, है ना? देयर आर ऑलवेज कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सभी तरह के लोग डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, एंड पुश फॉर द ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वलिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। और इक्वलिटी की भावना को सभी लोगों के मन में बिठाने की कोशिश की जाती है। सेंट्रल टू दिस इज ए स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द ऑल पर्संस एज इक्वल, सभी लोगों को एक जैसा मानना, इक्वल मानना, ये इसका चुनौती है। एंड फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करना भी चुनौती है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ द इक्वलिटी अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द आवर लाइफ। इस तरह से इक्वलिटी का जो इश्यू है हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। in democratic India, as you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld। क्या हमें अब ये डिस्कशन करना है, सोचना है, क्या देश के अंदर इक्वलिटी की भावनाओं को बढ़ाना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए? क्या लोगों में डिग्निटी की भावनाओं को आगे और बढ़ाना चाहिए, या डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए? हाँ, हमें इन्हें और ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे काफ़ी सीमा तक ले जाया जा सके। मैंने इस लेसन को काफ़ी प्रॉपर्ली पढ़ाया है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएँ। मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 6 या 12 तक के एसएसटी और इंग्लिश के कंप्लीट लेसन्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामर में कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के सभी सिस्टमेटिक वे से आपको फ़ोल्डर बने हुए मिलेंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ मैंने एक इंग्लिश में एक बेसिक लर्नर, जिन लोगों को इंग्लिश 0 लेवल से जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक मैंने कोर्स चालू कर रखा है। आप उस कोर्स को जॉइन करके अपने लिए कुछ हेल्प क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि आप अगर उस वीडियो को प्रॉपर्ली देखते हैं और उसको फ़ॉलो करते हैं, अपनी डेली लाइफ़ में उसके सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप ये सीख जाएँगे इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे लिखी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।